बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम ये क्विक शॉट के सीरीज़ में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को डील करेंगे। और इसमें बच्चों जितने भी टॉपिक हैं जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, ड्रिफ्ट स्पीड, मोबिलिटी, ओम्स लॉ, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पावर, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स हमने डिटेल से करना है, क्विक रिकैप करना है। और जितने भी फॉर्मूलेस हैं, जितने ग्राफ्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारे इस सेशन में हमने डिस्कस करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों आपको पता है कि कोई भी कंडक्टर अगर होता है तो उसमें खूब सारे चार्ज कैरियर्स होते हैं। और चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं कंडक्टर्स में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड कंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे मूव रैंडमली अबाउट हेयर एंड देयर इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स। अब ये कंडक्टर है, इसमें जो पॉजिटिव आयन होता है ये इमोबाइल होता है। इसको मैं इस तरीके से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये अपने जगह पे ही ऑसिलेट करता है। दीज आर द पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, दे कीप ऑन ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजिशन। एंड बच्चों दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है in the absence of an external source, they move randomly in any direction. That is, they do not have any preferred direction of motion. So, जो एवरेज वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स का, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो होता है बच्चों इट इज जीरो। So, average velocity of the electrons in the absence of an external source, it is always zero. So, they do not contribute towards any net motion, right? So, average velocity of the electrons inside a conductor in the absence of an external source is always zero. So, they do not constitute any current. There is no net movement of electrons in the absence of an external source. लेकिन यही कंडक्टर को जब हम इसके दो एंड्स को किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, सोर्स का मतलब बैटरी सेल जो कि ईएमएफ प्रोवाइड करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफर करेगा। जैसे ये सोर्स है, दिस पॉजिटिव टर्मिनल, दिस नेगेटिव टर्मिनल। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता ही है बच्चों, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन इन विच द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड है, मैं सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ही शो कर रहा हूँ। पॉजिटिव आयंस तो इमोबाइल है, वो चार्ज को चार्ज कैरियर्स नहीं होते, तो उनको मैं शो नहीं कर रहा हूँ। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, और वो डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द एंड ऑफ द कंडक्टर विच इज एट हायर पोटेंशियल। ये कभी स्ट्रेट पाथ जा नहीं पाता है, कभी भी इसका स्ट्रेट पाथ जाना नामुमकिन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्रिफ्ट करता है तो आपस में भी टकराती है, और वाइब्रेटिंग जो आयंस होते हैं उनके साथ भी टकराती है, राइट। तो ये जिगजैग पाथ ही फॉलो करता है, बट द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज टू मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट। तो ये जो स्पीड एक्वायर करता है इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू देयर रैंडम मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर को क्रॉस करता है पर यूनिट टाइम, दैट इज व्हाट वी नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक करंट होता है दैट इज चार्ज ओवर टाइम। और हमें पता है चार्ज जितना क्रॉस कर रहा है पर यूनिट टाइम, वो अगर हम क्यू मान लेते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज हाउ द करंट इज रिप्रेजेंटेड। कैलकुलस में अगर डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसेस थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम डी टी, देन करंट इट्स गिवन बाय डी क्यू बाय डी टी, राइट। So SI unit of current, as you are aware, it's ampere. So current flowing through a conductor is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge is crossing through any section of a conductor in 1 second, right? So that's about current. तो करंट तभी कॉन्स्टिट्यूट करता है जब इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर टेंड टू ड्रिफ्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। और वो तभी करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्रिफ्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड तभी अप्लाई होगा जब कोई कंडक्टर के दोनों एंड्स को किसी सोर्स से हम कनेक्ट करेंगे। सो दीज ऑल आर द कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व।
तो flow of electric charges in a particular direction is possible only and only under the influence of this external electric field, and the electrons always drift in a direction opposite to that of the field, right? अब बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ ई, इट इज इक्वल टू माइनस ई, इलेक्ट्रॉन being negatively charged. So this is what I'm stating. It will experience force against the direction of the electric field. अब जो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन, सो दैट कैन बी रिटर्न एज एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, तो ए जो हो जाएगा इट वुड बी इक्वल टू एफ बाय एम, सो इट वुड बी माइनस ई बाय एम, right, in the vector form, and all the electrons will experience the same acceleration. और इक्वेशन ऑफ मोशन से हम आराम से डिटरमिन कर सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट स्पीड होता है, जो मैंने कहा है, ये जो थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उनके एडिशन में जो स्पीड एक्वायर करता है इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं. और ये बच्चों आराम से आप डिराइव कर सकते हैं, लगाते हैं वी डी इक्वल्स टू ए टॉ. ए इज द एक्सेलरेशन, टॉ जो है इसको हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. और ए वेक्टर का वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ड्रिफ्ट स्पीड जो हो जाएगा वेक्टर फॉर्मेट इज माइनस ई वेक्टर डिवाइडेड बाय एम टॉ. अगेन ये नेगेटिव साइन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू गेट ड्रिफ्ट इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. एक और चीज़ मैं बता देता हूँ बच्चों, टेम्परेचर की वजह से जो थर्मल एजिटेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है उसको हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं. और जो थर्मल वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज क्वाइट हाई, दैट इज हैविंग वेरी लार्ज वैल्यू, दैट इज अबाउट 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड. तो थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, रफली 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड एट 300 केल्विन रूम टेम्परेचर में, जबकि ड्रिफ्ट स्पीड जो होता है वो काफ़ी कम होता है. इट इज़ अबाउट 10⁻³ to 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड. तो ड्रिफ्ट स्पीड इज क्वाइट लेस बिकॉज जब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है देन बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस ऑफर होता है इसको. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज रेजिस्टेंस एक्चुअली. सो ड्रिफ्ट स्पीड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम इज दिस वन, राइट. रिलैक्सेशन टाइम का मतलब दो सक्सेसिव कलिजन के बीच में जितना टाइम इलैप्स हो गया उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं. अब अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ड्रिफ्ट स्पीड कम होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारी डेंसिटी होती है इसकी, अच्छे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो लगभग 10⁻28 पर मीटर क्यूब होता है. तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्रिफ्ट करता है तो वे आपस में भी टकराते हैं, एंड दे ऑल्सो कोलाइड विद द वाइब्रेटिंग पॉजिटिव आयंस. सो ड्यूरिंग देयर मोशन व्हाट हैपेंस इज ड्यू टू दीज कोलाइजंस द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेट हिंडर्ड, इट गेट अपोज्ड, इट गेट ऑब्स्ट्रक्टेड. तो यही जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है वाइब्रेटिंग आयंस टुवर्ड्स द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं. और इसकी वजह से ड्रिफ्ट स्पीड काफ़ी कम होती है इलेक्ट्रॉन्स की. जबकि थर्मल स्पीड जो होता है वो रैंडम होता है कहीं पे भी, तो वो बहुत ज़्यादा होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 300 केल्विन, राइट. तो बच्चे, करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशनशिप जो होता है दैट इज NeAVD. ए क्या चीज़ है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर है. एन क्या चीज़ है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. दिस इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड. तो बच्चों, इसको अगर हम करें I/A, इट इज इक्वल टू NeVD. अब करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, इसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं, इसको नॉर्मली हम J से डिनोट कर सकते हैं. सो इट इज NeVD. सो दिस इज करंट डेंसिटी. जो करंट डेंसिटी टर्म आता है, इट इज करंट फ्लोइंग थ्रू इन सेक्शन पर यूनिट एरिया, राइट. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली. तो I/A जो है वो करंट डेंसिटी होता है, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, राइट. करंट जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज गिवन बाय द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर. क्लियर बच्चों. सो एंगल बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री. तो करंट डेंसिटी जो है इट इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया. एंड बच्चों, एक टर्म आता है मोबिलिटी.
जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होता है इसको हम म्यू से डिनोट कर सकते हैं। ये जितना ड्रिफ्ट स्पीड एक्वायर करता है इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रॉन का न्यूटन पर कूलम। तो अगर वीडी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वीडी की जगह हम लिख सकते हैं आई ओवर एन ई ए, राइट, वीडी के जगह। तो इट कैन बी रिटन एज आई डिवाइडेड बाय एन ई ए, और ये ई है ये आई बाई ए इज करंट डेंसिटी, जिसकी ऐसा यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो है इट इज ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट स्पीड ई टॉ बाय एम का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी गेट ई टॉ बाय एम। सो दिस इज अनदर एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो जो मेन फॉर्मूलेज हैं उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, राइट। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द बेसिक फंडामेंटल लॉ इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको कि हम ओम्स लॉ कहते हैं। बच्चों, अगर फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट रहती है तो ये पाया गया जो करंट हम फ्लो कराते हैं किसी भी कंडक्टर से वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। सो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा कि फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. अब इस प्रपोज साइन को हटाने के लिए हम किसी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। दिस कांस्टेंट इज 1/r। तो बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ जो है दैट इज v इज इक्वल टू आई आर। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। r जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया क्या होता है। जब कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्रिफ्ट करता है तो दे ऑफन टेंड टू कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वाइब्रेटिंग आयंस ऑफ द कंडक्टर, एंड ड्यूरिंग ईच सच कोलाइजन द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेट हिंडर्ड, इट गेट अपोज्ड, इट गेट ऑब्स्ट्रक्टेड। तो इसी ऑब्स्ट्रक्शन को जो कि वाइब्रेटिंग आयंस ऑफ द कंडक्टर करता है, मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो हिंड्रेंस ऑफर करता है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मैथमेटिकली रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ohm व्हेन अ करंट ऑफ 1 ampere फ्लोज थ्रू द कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट्स एंड्स। और बच्चे, रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो डायमेंशंस के हिसाब से कैसे डिपेंड करता है? जितनी लंबी तार होगी वो उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। और जितनी मोटी तार होगी वो उतना ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। सो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, सो व्हाट वी गेट इज आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रो जो है बच्चे, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं या रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये जो रेजिस्टिविटी टर्म है ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कंडीशंस यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कोई वायर होता है, उसको चाहे जितने मर्जी टुकड़ों में आप कट कर दो, लेकिन हर एक टुकड़े का, हर एक पीस की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी बिकॉज इट विल बी मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। सो इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द डायमेंशंस। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। सो दिस इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसकी यूनिट आप चेक कर सकते हो। इसकी यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। सो दैट्स द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब बच्चे, बात आती है, एक तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, वो हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस वाले कैटेगरी में हम ये डिस्कस करेंगे डिटेल से। फिलहाल वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं। आई अगर V के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, या आप कह सकते हो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इट नेचुरली वुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अगर हम ये V लेते हैं, ये अगर I लेते हैं एक्स एक्सिस को, तो इसका ग्राफ जो होगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। विद इंक्रीज इन द वोल्टेज द करंट विल इंक्रीज, राइट। तो इस केस में स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल गिव अस रेजिस्टेंस, राइट। इस केस में जो स्लोप होगा दैट विल गिव अस रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर।
एंड इन केस बच्चों अगर हम ग्राफ अगर ऐसे प्लॉट करते हैं, वी को एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को अगर वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा। लेकिन इस केस में जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है दैट विल बी गिविंग अस द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, आर इज वी बाय आई, इजंट इट? और एक बच्चों चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो सब्सटेंसेस ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करता है उस केस में वी आई ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और इनको हम ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। दे आर नोन एज ओमिक कंडक्टर्स। जो ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं उनको हम ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं, राइट? तो ये हमने रेजिस्टिविटी तो हमने पढ़ लिया था, अब कंडक्टिविटी भी आता है। रेजिस्टेंस पढ़ा है, कंडक्टेंस आता है। तो कंडक्टेंस जो होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जो भी एंटोनिम्स होता है मैथमेटिकली उनको हम रेसिप्रोकल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, एंड कंडक्टिविटी अगर मैं इसको सिग्मा से डिनोट करता हूँ इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट? तो इसका यूनिट अगर ओम मीटर है तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या मोह मीटर इनवर्स, या इसको साइमन मीटर इनवर्स भी हम कहते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है तो कंडक्टेंस का यूनिट ओम इनवर्स हो जाएगा। जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, रेजिस्टिविटी कम होती है, और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, राइट? जो बच्चों स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर है जो आप एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हो मीटर ब्रिज पे, तो वो बना होता है कॉन्स्टेंटिन और मैंगनीन में, और उनमें प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए? हाई रेजिस्टिविटी होना चाहिए और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात चली है तो आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो इसमें बड़े इंपॉर्टेंट से फॉर्मूलेज हैं, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर आप इसका डेराइवेशन कर लेना। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको डिटेल से पूरा डिराइवेशन के साथ पूरे डिटेल से मैंने समझाया हुआ है मेरे प्रीवियस वीडियोस में इसी चैप्टर से लिंक्ड। तो in case you want to study these topics in detail, please revert back to my previous videos which has already been uploaded, right? प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आप +2 के सेक्शन में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपको ये सारे टॉपिक्स डिटेल में मिल जाएंगे। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो होता है m/ne² टॉ होता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, ये आप ज़रूर इसका डेराइवेशन कर लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये भी बताएगा कि टेम्परेचर पे किस तरीके से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन। जैसे ही टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर को हम बढ़ाते हैं तो जो वाइब्रेटिंग आयंस थे, ये आपको पता ही है इमोबाइल है, ये अपनी जगह पे ऑसिलेट करता है। नॉर्मल टेम्परेचर में लो एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा, लेकिन मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ कंडक्टर का तो ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा और ज़्यादा विग्रसली ऑसिलेट करेगा। तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एक एंड से दूसरे एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का इन वाइब्रेटिंग आयंस के साथ कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि ज़्यादा जल्दी जल्दी कोलाइजन होगा। जल्दी जल्दी कोलाइजन होने का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होता है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है, बिकॉज बाकी सारे टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है। ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। सो बेसिकली टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम कम होता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सो द कंक्लूजन इज बच्चों, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, राइट? डू रिमेंबर दिस। So resistance or resistivity of a conductor increases with the increase in the temperature, right? So that's the temperature dependence. ये कोई रेजिस्टेंस मान लेते हैं R0 एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यही वायर जो होगा ये ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफ, अगर ये मान लेते हैं θ°C है, इसमें नया रेजिस्टेंस R θ मान लेते हैं। तो जो इंक्रीज हुआ है रेजिस्टेंस में R θ माइनस R0, it is found to be directly proportional to the original resistance at 0 डिग्री सेल्सियस, and also it is found to be directly proportional to the temperature difference, that is theta. तो बच्चों इस प्रपोज साइन को हटाने के लिए जो कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। सो R θ माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा, दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट R0 θ. So temperature coefficient alpha, it is given by
आर थीटा माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू थीटा। तो बच्चे टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस per unit original resistance at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius या 1 Kelvin increase in the temperature। तो ऐसा यूनिट इसका होता है पर केल्विन, लेकिन जनरली इसको हम पर डिग्री सेल्सियस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर होता है उसमें मैंने बताया लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है? अगर टेम्परेचर में अगर वेरिएशन होता भी है तो भी देर इज नेग्लिजिबल करस्पॉन्डिंग चेंज इन द रेजिस्टेंस। तो हम चाहेंगे कि ऐसा वायर का स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर बनाए जो कि टेम्परेचर में ज़्यादा असर ना हो। टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, देन ऑल्सो द वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। तो वो होता है लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा? जब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो उसमें अल्फा पॉजिटिव होता है। कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, सेमी कंडक्टर्स के लिए बच्चों अल्फा नेगेटिव होता है। अल्फा नेगेटिव होने का मतलब है अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, कम होता है। तो उस केस में अल्फा जो होगा दैट विल बी नेगेटिव। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? बेसिकली कोई रजिस्टर, अब इसमें से रेजिस्टेंस ये आर ऑफर कर रहा है और करंट आई फ्लो करा रहा है टाइम टी के लिए। तो हमें पता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है एसआई सिस्टम की अगर बात करते हैं, दैट इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर टी। इसको आप लिख सकते हो वी स्क्वायर बाय आर टी से, या इसको आप लिख सकते हो वी आई टी से। जस्ट करंट आई की जगह वी बाय आर लिख लो या आर की जगह वी बाय आई लिख लो, तो यू विल गेट दिस। So this is Joule's heating effects of current, which states that whenever current is passed through a conductor for a given time, then the conductor will get heated up। तो जो भी घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं सब के सब वो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट पे ही बेस्ड होता है। और बच्चों पावर हमें पता ही है, पावर क्या होता है? जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज पावर। या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड या इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक डिवाइस पर यूनिट टाइम, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रिक पावर ऑफ अ डिवाइस, राइट? सो इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो इस एक्सप्रेशन को टाइम से अगर डिवाइड करते हैं, सो वी गेट पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, या आप लिख सकते हो वी स्क्वायर बाय आर, या आप लिख सकते हो वी आई। अब बच्चों एक चीज जरूर ध्यान देना, जब करंट कांस्टेंट होता है, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, तो इफ करंट इज कांस्टेंट तो ध्यान देना आप, तभी पावर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर होगा। एंड इफ V इज कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, तो जो इलेक्ट्रिक पावर होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। सो प्लीज रिमेंबर दीज टू की पॉइंट्स, राइट? अब हम करते हैं बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। आपको पता है हर एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं विच आर इमर्स्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट विच इज कंटेन्ड इन अ वेसल, इजंट इट, कंटेनर। तो सेल के अंदर से जो करंट फ्लो करता है दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। तो जब सर्किट कंप्लीट होता है तो उस केस में भी आयंस को लिक्विड के अंदर फ्लो करना पड़ता है फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। सो दीज आयंस हैव टू मूव अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अनदर आयंस। तो खूब सारे आयंस भी होते हैं, तो उनके बैकड्रॉप पे मूव करना होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली देयर मोशन ऑल्सो गेट हिंडर्ड। बच्चों ये सेल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कंटेनर होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ये दो इलेक्ट्रोड्स होता है। वन एक्ट्स एज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, द अदर एक्ट्स एज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, राइट? एनोड और कैथोड। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में रिडक्शन होता है। तो बेसिकली एक्सटर्नल सर्किट में करंट कहाँ फ्लो करेगा? ये कनेक्टिंग वायर है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अंदर जो करंट होगा इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट? और अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस विच आर द पॉजिटिव आयंस एंड द नेगेटिव आयंस। क्लियर? तो बच्चे जो इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस के मूवमेंट को हिंड्रेंस या ऑपोजिशन या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कहते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, स्मॉल आर से, या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइक दिस। तो कहीं पे अगर ये स्मॉल आर नहीं है तो इसका मतलब वो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस उस सेल की नेग्लिजिबल हमने माना है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है और जैसे जैसे हम सेल को यूज़ करते जाते हैं उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है।
अब बच्चे ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल जो है ये कई फैक्टर्स से डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, राइट। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है। एरिया जो है इलेक्ट्रोड्स के उसके एरिया पे ये डिपेंड करता है। देन ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोलाइट की जो रेजिस्टेंस है या इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल का, दैट इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर। आई रिपीट बच्चों, internal resistance of a cell decreases with the increase in the temperature and it increases with the decrease in the temperature. Clear? Inversely proportional है। टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कम होता है एंड वाइसी वर्सा। तो प्लीज ये फैक्टर्स याद रखना। अब आगे पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ अ सेल को समझने के लिए हमें ओपन और क्लोज सर्किट कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। बच्चों ओपन सर्किट कब होता है? जब कोई भी एक नॉर्मल सा सर्किट, ये रेजिस्टर है और ये मैंने सेल कनेक्ट कर दिया और ये वन वे की है, ये आर है। अब मान लेते हैं इसमें की मैंने ओपन ही रखा है तो कोई मैं करंट विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो इसको हम ओपन सर्किट कहते हैं। और इस केस में अगर कोई भी वोल्ट मीटर में अगर कनेक्ट कर देता हूँ तो ये मैक्सिमम रीडिंग देगा, इट विल गिव अस मैक्सिमम रीडिंग। और यही जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है इसी को हम ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ये बच्चों मिसनोमर है, ये किसी फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ही रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले ओपन सर्किट क्या होता है? जब कोई भी करंट हम सेल से ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो उस केस में जो सर्किट है उसको हम ओपन सर्किट कहते हैं। और ऐसे सिनारियो में अगर सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टमीटर कनेक्ट करता हूं तो वो मैक्सिमम रीडिंग शो करता है, राइट। तो उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। तो इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है उसका कोई रोल ही नहीं है, सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, कोई करंट ही हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। So the maximum potential difference across the terminals of a cell in an open circuit is known as the EMF of the cell. As I've told you, EMF is a misnomer. It doesn't represent any sort of force. It is simply maximum potential difference. So it is the case of an open circuit. अब बच्चों इसके विपरीत अगर क्लोज सर्किट की बात करते हैं, कंसिडर द सेम सर्किट। अब इसके की को मैं क्लोज कर देता हूं तो सर्किट विल गेट कंप्लीटेड। ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये वन वे की है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब कुछ ना कुछ डेफिनेटली करंट को हम ड्रॉ कर रहे हैं, आई करंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेल के अंदर से भी करंट जाएगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस विल कम इन टू प्ले। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर स्मॉलर है तो इसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आई इंटू स्मॉलर होगा। तो अब जब मैं वोल्ट मीटर को अगर यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो इसकी जो रीडिंग है ये हमेशा ईएमएफ से कम आएगी। और कितनी आनी चाहिए इसकी रीडिंग जो है? ईएमएफ तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था, लेकिन इसमें से आई इंटू स्मॉलर इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो जितना बच गया वो हो जाएगा ई माइनस आई आर। तो जितना बच गया फाइनली तो उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल। एंड करंट आपको पता ही है बच्चे, इट इज गिवन बाय द नेट ईएमएफ divided by the net resistance of the circuit. Net resistance is the net external resistance plus net internal resistance, if any, right? So that's the formula. और एक बच्चे ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आई की जगह ई डिवाइडेड बाय इस पर्टिकुलर सर्किट केस में आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का जो फॉर्मूला आएगा इट विल बी ई बाई वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। कैपिटल ई दैट डिनोट्स ईएमएफ ऑफ द सेल, वी इज द टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, राइट। और एक बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है, टीपीडी जो है हमेशा ईएमएफ से कम नहीं होता है। एक पर्टिकुलर केस होता है जहां पे टीपीडी ईएमएफ से भी बढ़ जाता है और वो केस होता है चार्जिंग ऑफ अ सेल। सिंपल सी बात बच्चों मैं आपको बताता हूं, अगर ये वाला केस होता है, इस केस में हमेशा, इस केस में क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल एंटर कर रहा है, तो ये डिस्चार्जिंग का केस है, डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल है, राइट। इस केस में जो टीपीडी है वो हमेशा ईएमएफ से कम होता है, ऑलवेज। जबकि दूसरी तरफ
अगर ये वाला केस करता है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है और नेगेटिव टर्मिनल से अगर निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये चार्जिंग का केस है। एक्सटर्नल सोर्स हम करंट पास करा रहे हैं इस सोर्स से, तो उस केस में जो टीपीडी होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये डिस्चार्जिंग का केस है और ये चार्जिंग ऑफ द सेल का केस है। तो चार्जिंग के केस में टीपीडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई, क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो आई की जगह माइनस आई लेंगे तो इट विल बिकम वी इक्वल्स टू ई प्लस आई आर, राइट। सो इन दिस केस वी वुड बी इक्वल टू ई प्लस आई आर। ये कब होगा, ड्यूरिंग द चार्जिंग सिचुएशन। चार्जिंग मतलब when the current enters the positive terminal of the battery or cell and leaves the negative terminal. So this was a very very important concept. अब बच्चों करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स को भी हम सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके भी हम पहले आइडेंटिकल सेल्स का केस लेंगे। ये सारे आइडेंटिकल सेल्स है, दीज ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इसको सभी के रेजिस्टेंस हम आर मान लेते हैं, आइडेंटिकल है तो सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस हम आर मान लेते हैं, एंड सपोज दे ऑल आर कनेक्टेड टू सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, so as to send the current through the circuit in the same direction. तो इसमें बच्चों जो मैक्सिमम करंट अगर हमें ड्रॉ करना है इस सेल से, मैक्सिमम करंट अगर ड्रॉ करना है तो इसके लिए कंडीशन है, in order to draw maximum current from the series grouping of cells, the net internal resistance of the cells must be negligible as compared to the external resistance of the circuit. तो कहने का मतलब है जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। इट शुड बी वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, इट शुड बी वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये कंडीशन है फॉर द मैक्सिमम करंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम द सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, राइट। पैरेलल ग्रुपिंग में बच्चों ऐसे हो जाता है, हम आइडेंटिकल सेल्स का केस लेके ही चल रहे हैं। ये पैरेलल ग्रुपिंग है, सारे सेल्स आइडेंटिकल है और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, सो एज टू सेंड करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रजिस्टर इन द सेम डायरेक्शन, राइट। ये ऐसे सेम डायरेक्शन में करंट को भेजेगा। इस केस में इन ऑर्डर टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट, कंडीशन जो है वो चेंज हो जाता है। इस केस में बच्चों इन ऑर्डर टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट फ्रॉम द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, द नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इट शुड बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड। तो बिल्कुल एक कंडीशन वाइस वर्सा हो जाता है। कैपिटल आर इज द नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड स्मॉल आर इट इज द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, आर नेट जो है, ठीक है। तो कंडीशन वाइस वर्सा रिवर्स हो जाता है। और मिक्स ग्रुपिंग भी आता है बच्चों। मिक्स ग्रुपिंग खैर आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं ले, बट स्टिल मिक्स ग्रुपिंग में अगर जिसमें सेल्स कुछ सीरीज में पैरेलल में भी कनेक्ट होता है, तो उसमें मैक्सिमम करंट अगर हमने ड्रॉ करना है तो उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रिसाइजली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। बच्चों इसमें जो आर नेट है पैरेलल ग्रुपिंग में, उसमें आ जाएगा आर बाय एन, इजंट इट। पैरेलल में रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगेगा ऑब्वियसली। तो रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में कनेक्ट होता है, वी आर अवेयर नेट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज इट इज गिवन बाय R1 प्लस R2। सीरीज में बच्चों हमेशा ध्यान रखना करंट इज कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वुड बी डिफरेंट, राइट। और सीरीज में नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जबकि पैरेलल के केस में अगर रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला आता है, अगर दो रेजिस्टेंस है तो दैट इज R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो बेसिकली इसमें रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगता है, 1 बाय R पैरेलल is equal to 1 by R1, that is the reciprocal of the resultant resistance of the parallel grouping is equal to the sum of the reciprocals of the resistances of the individual resistors। तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और बच्चों जैसे हमें पता ही है कॉन्सेप्ट, पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच ऑफ द रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इज सेम एज दैट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। तो इसमें करंट अलग अलग रजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग ब्रांच में अलग अलग करंट जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे अगर सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो नेट रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में वो आर बाय एन हो जाएगा। एन क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स, एन इज द नंबर ऑफ सेल्स ओवर हियर। एक और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का केस आता है, अगर आइडेंटिकल सेल्स अगर नहीं है, इफ इट इज लाइक दिस, ये वाला सेल मान लेते हैं E1 है इसका EMF, राइट।
इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R1 मान लेते हैं, और दूसरा ये सेल है इसका EMF E2 मान लेते हैं, ये नॉन आइडेंटिकल है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं सपोज, एंड इट इज लाइक दिस। तो अगर करंट अगर मान लेते हैं यहाँ से I आ रहा है, तो करंट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हियर I1 एंड यहाँ I2, एंड अगेन यहाँ पे नेट करंट विल रिमेन सेम, राइट। तो अगर इस वाले सिचुएशन में, ये तो हमने केस डिस्कस किया था आइडेंटिकल सेल्स का, यहाँ अगर नॉन आइडेंटिकल है, इसका EMF E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका EMF E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और इस तरीके से अगर सेल्स कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट मैं ये मान सकता हूँ, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल सेल सपोज, ये E इक्विवेलेंट मान लेता हूँ मैं, राइट। इन दोनों सेल्स की जगह मैं ये सिंगल सेल से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, करंट सेम जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट भी R मान लेता हूँ, R नेट। तो बच्चों सिंपल यही वाला जो कॉन्सेप्ट है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, और ये जो EMF और TPD में जो रिलेशनशिप है वो सारा यूज करके आराम से हम प्रूव कर सकते हैं कि इस केस में इन दोनों सेल्स का जो इक्विवेलेंट EMF है दैट इज गिवन बाय E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 plus R2. This is the equivalent EMF of these two cells, right? So इन दोनों को आप एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर सकते हो जिसकी EMF इतनी है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में मैंने बताया था ये होता है, तो इसमें R नेट जो हो जाएगा, जो कि ये इसके इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों के, तो इट विल बी ऑब्वियसली R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला जो पैरेलल का है उसी से आपको ये आ जाएगा, राइट। So these are the two very very important formulas which you need to remember, और ये NCERT बुक में दिया हुआ है, इसका डेराइवेशन ज़रूर इसको कर लीजिएगा। बच्चों अगला टॉपिक जो वो किर्चॉफ्स रूल्स है, जिसमें दो रूल आता है, जंक्शन रूल एंड लूप रूल। जंक्शन रूल जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक्चुअली, राइट। तो कोई भी जंक्शन है, सपोज जंक्शन का मतलब है जिसमें करंट एंटर भी कर सकता है और करंट लीव भी कर सकता है। मान लेते हैं ये जंक्शन है, दिस इज जंक्शन J, और यहाँ पे I1 I2 I3 ये करंट्स एंटर कर रहा है, राइट, और ये करंट I4 एंड I5 लीव कर रहा है। तो जंक्शन रूल सिंपली स्टेट करता है कि सर्किट के किसी भी पॉइंट पे ना ही चार्ज अकोमुलेट हो सकता है, ना ही कोई पॉइंट इन द सर्किट कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ चार्ज। व्हाट आई मीन टू से इज दैट द सम ऑफ द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग इट, या इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो algebraic sum of the currents entering or leaving a junction is always zero। बस इसको जब यूज करते हो तो साइन कन्वेंशन जरूर यूज करना है। जो करंट्स अगर जंक्शन में एंटर कर रहे हो उनको अगर पॉजिटिव साइन असाइन कर रहे हो, तो वे करंट्स जो उसी जंक्शन से बाहर निकल रहे हो उसको नेगेटिव साइन असाइन करोगे। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये तीनों एंटर कर रहा है तो इट विल बी असाइन पॉजिटिव साइन। I4 I5 करंट जो वो लीव कर रहा है जंक्शन से, सो दे वुड बी अप्लाइड नेगेटिव साइन, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो इसको अगर रीअरेंज करोगे तो वही आ जाएगा, सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग इट। सो दैट इज नोन एज द जंक्शन रूल, राइट। नेक्स्ट आता है बच्चों लूप रूल। इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। तो जैसा कि नाम में सजेस्ट करता है, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, और ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, राइट। अब ये कहता क्या है, अब देखो V1 I1 R1 V2 I2 R2 V3 I3 R3, तो उनको अगर ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में V1 प्लस V2 प्लस V3, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। तो यही है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में था V1 प्लस V2 प्लस V3, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMFs, और जो राइट हैंड साइड में था उसको हम लिख सकते हैं समेशन IR। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि किसी भी क्लोज्ड लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMFs है, एल्जेब्रिक सम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि EMF इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। जो एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMFs है इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रेजिस्टेंसेस एंड द करंट्स फ्लोइंग थ्रू देम। सो समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR। अब इसमें साइन कन्वेंशन यूज करना बहुत ही जरूरी।
तो बच्चों दिस इज E1 प्लस E2, मैं बार बार कह रहा हूँ ये एल्जेब्रिक सम है, राइट। इन कन्वेंशन इसमें हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए, और लूप रूल को बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए, तभी आपको ये रूल यूज़ करने में मास्टरी हासिल हो सकती है। तो इसके लिए मैंने जैसे बताया पिछले मेरे वीडियोस को रेफर करो, उसमें बहुत सारे मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है किर्चॉफ्स लॉ पे बेस्ड, राइट। So algebraic sum of the EMFs is equal to the sum of the products of the resistance and the currents flowing through them. अब बच्चे क्लोज लूप में आप वो तो या तो लूप को आप मेजर करते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट की डायरेक्शन उस लूप में उसी डायरेक्शन में रजिस्टर के थ्रू पास होते हुए करंट की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन लूप को अगर मेजर कर रहे हो, तो देन करंट वुड बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर करंट की डायरेक्शन रजिस्टर के अक्रॉस उल्टी डायरेक्शन में जा रही है एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ द लूप, देन द डायरेक्शन ऑफ द करंट और साइन ऑफ द करंट इज टेकन एज नेगेटिव। तो बच्चे ध्यान रखना, इफ द करंट इन द लूप flows along the direction of measurement of the loop, then current is taken as positive, otherwise it is taken as negative, right। और सेल की बात करते हैं, ईएमएफ को कब पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है। तो अगर सेल सेंड्स द करंट इन द सेम डायरेक्शन as the direction of measurement of the loop, then EMF of the cell is taken as positive, or else it is taken as negative. तो साइन कन्वेंशन यूज करना बहुत जरूरी है। So these two, I mean junction rule and loop rule, they are collectively known as Kirchhoff's rules, right? नेक्स्ट आता है बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ब्रिज क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट कंप्राइजिंग ऑफ 4 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये 4 रजिस्टर्स है क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में। क्वाड्रिलेटरल मतलब हैविंग 4 आर्म्स, सो दीज आर द 4 आर्म्स। तो इन चारों में से अगर 3 रजिस्टर्स अगर नोन है, चौथा अगर अननोन है, तो हम पता लगा सकते हैं। मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये R है, ये तीनों रेजिस्टेंसेस नोन है, और X जो है ये अननोन रेजिस्टेंस है सपोज। तो ये 4 जो रेजिस्टर्स है दे आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। मान लेते हैं दिस इज पॉइंट A, B, C एंड D। B और D टर्मिनल्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दो, और इसमें एक टैपिंग की कनेक्ट कर देते हैं। और A और C टर्मिनल के बीच में हम सोर्स और वन वे की कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज अ सोर्स and suppose this is a one way key. Now what happens is, ये बच्चे अगर पॉइंट बी और पॉइंट डी अगर सेम पोटेंशियल पे हो जाता है, वी बी अगर वी डी के इक्वल हो जाता है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्म बी डी इट वुड बी इक्वल टू 0। तो उस केस में गैल्वेनोमीटर टैपिंग की को अगर प्रेस करेंगे तो भी गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। उस केस में हम कहते हैं कि ये जो ब्रिज है बैलेंस्ड है। एंड इन द बैलेंस्ड कंडीशन P by Q, it is given to be R by X. So this is the balanced condition of a Wheatstone bridge. इससे बेस भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकता है। तो ब्रिज का मतलब होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ब्रिज को बैलेंस कब कहेंगे? जब टैपिंग की को प्रेस करने पे पॉइंट बी और पॉइंट डी सेम पोटेंशियल होने की वजह से अगर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देता है, तो उस केस में हम कहते हैं ब्रिज बैलेंस्ड है। तो उस केस में रेशियो आर्म्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है, P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एक्स। इसको आप किर्चॉफ्स लॉ से प्रूव कर सकते हो, या ऑर्डिनरी नॉर्मल लॉजिक लगा के भी आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। जो मीटर ब्रिज आपके एक्सपेरिमेंट में था, ये थ्योरी सिलेबस में नहीं है मीटर ब्रिज, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट में आपने मीटर ब्रिज किया होगा उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज ओनली। तो सेशन को ख़त्म करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट से ग्राफ्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ये ग्राफ है कंडक्टर्स के रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में। हमें पता है कंडक्टर जो है उसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ती है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, राइट, लेकिन नॉन लीनियरली बढ़ता है। तो ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर फॉर कंडक्टर इज लाइक दिस। While in the case of an alloy, constant मैंगनीज या नाइक्रोम जो कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, उस केस में अल्फा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है काफ़ी कम होता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, लेकिन काफ़ी कम बढ़ता है। सो द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑफ एन alloy इज कंपैरेटिवली लेस विद द वेरिएशन इन द टेम्परेचर, राइट। जबकि सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी कम होती है सेमीकंडक्टर्स की।
एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ बच्चों। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ है। हमें पता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल इज कांस्टेंट, तो टीपीडी और ईएमएफ में रिलेशन क्या होता है, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर होता है, राइट। तो इसको हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, V इक्वल्स टू माइनस आई आर प्लस E। तो इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, Y इक्वल्स टू mx प्लस सी। वाई एक्सिस को मैंने टीपीडी से डिनोट किया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, राइट। एक्स एक्सिस को मैंने करंट से डिनोट किया, तो स्लोप जो हो जाएगा वो एक तो नेगेटिव होगा, तो डाउन हिल लाइक दिस, ऐसा स्लोप आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। और स्लोप क्या देगा, रेजिस्टेंस, और इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस वो ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो मैक्सिमम टीपीडी है ये ईएमएफ रिप्रेजेंट करेगा, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, राइट। सो दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। तो बच्चों आई एम श्योर ये जो हमने पिछले 1 घंटे इस सेशन, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिवोट किया, तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिया। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ढंग से तैयारी कर लेते हो, उसके बाद क्विक रिवीजन के लिए ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, राइट। और कोई भी टॉपिक अगर आप डिटेल्ड तरीके से जानना चाहते हो, बहुत ही इनडेप्थ अगर स्टडी करना चाहते हो, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो प्लीज़ फॉल बैक ऑन माई previous videos which I've already uploaded in my playlists, right? So बच्चों, keep studying, keep utilizing your each and every second. Your exams are approaching, so all the very very best and wish you all a very very happy learning. Stay blessed बच्चे.